हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं जो हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इससे जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं हमने उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है और आगे जो भी परीक्षा आने वाली है जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, इन सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित हमें प्रश्न ज्ञात होते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारी तैयारी में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पेन की कीमत 10 रुपये और पेन की मांग 100 है। यदि पेन की कीमत घटकर 5 रुपये हो जाती है और मांग बढ़कर 150 हो जाती है तब मांग की कीमत लोच होती है। विकल्प दिए गए हैं हमें, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 3। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मांग की लोच को ज्ञात कैसे किया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका सूत्र क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल पी। ठीक, पी अपॉन क्यू। यहाँ पे क्या कहते हैं, क्यू मतलब क्वांटिटी और पी मतलब प्राइस। तो जब हम इसका इंटू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि डेल क्यू हमें क्या दिया गया है 150, जिसमें से हम माइनस क्या करते हैं 100, हमारे पास क्या बचता है 50। अब हम लेते हैं डेल पी। डेल पी यहाँ पे क्या दिया गया है 10 माइनस 5, क्योंकि पहले कीमत कितनी थी 10 रुपये थी और बाद में घटकर कीमत कितनी हुई 5 रुपये। तो अब यहाँ पर डॉट लगा था, इसका मतलब है कि हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस किस का करना है, 50 जो हमारा बचा हुआ था 50/5 इंटू 10/100। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारा ईडी बराबर 100/100। जब 100 को 100 से काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी 1। इसका मतलब है कि हमारी मांग की कीमत लोच कितनी होगी 1। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, यदि टीबीएस टैक्स बर्डन ऑन सेलर, विक्रेता पर कर भार, टीबी बराबर क्रेता पर कर भार और ईडी बराबर क्या है मांग की लोच तथा ईएस बराबर क्या है आपूर्ति की लोच, तो निम्नांकित में से कौन सा सही है। अब हमें यहाँ पे जो सूत्र दिए गए हैं उनमें से बताना है। सूत्र पहला क्या दिया है, TBS/TBB बराबर ED/ES। इसी तरह दूसरा दिया है, तीसरा और चौथा। अब हमें देखना है कि इनमें से सही क्या है, तो विकल्प नंबर ए ही हमारा सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विक्रेता पर कर भार क्या है मांग की लोच और क्रेता पर कर भार क्या है पूर्ति की लोच, इसलिए विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि जो अनुपात पूर्ति की लोच का मांग की लोच के साथ होगा उसी अनुपात में क्रेता तथा विक्रेता के बीच कर विवर्तित होगा। प्रश्न नंबर 3 है, पूरक वस्तुओं हेतु आड़ी मांग की लोच होगी। विकल्प दिए हैं, पहला 0, दूसरा अनंत, तीसरा धनात्मक परंतु अनंत से कम और चौथा है ऋणात्मक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी, ऋणात्मक। अब ये ऋणात्मक क्यों है, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, पहला स्वतंत्र वस्तुएं, दूसरा आश्रित वस्तुएं। यदि किसी वस्तु का मूल्य घटने बढ़ने पर
किसी अन्य वस्तु की मांग क्या होती है, घटती या बढ़ती है, तो वस्तुएं पूरक कहलाएंगी। किसी वस्तु के मूल्य एवं उसकी पूरक वस्तु के मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात अगर हम देखें कि मांग की जब आड़ी लोच की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, आड़ी लोच की, तो आड़ी लोच बराबर क्या होता है, शून्य। वस्तुएं स्वतंत्र होती हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 4 है, द एक्रोस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, मतलब मांग की आड़ी कीमत लोच होती है। विकल्प दिए गए हमें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनमें से हमें बताना है कि सही क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर बी, डेल Q1 अपॉन डेल P2 मल्टीप्लाई P2 बटे Q1। अब ये होता क्या है, मांग की आड़ी लोच का विचार सर्वप्रथम थॉमस मूर ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहले मूर के द्वारा, तथा विस्तृत व्याख्या वैज्ञानिक रॉबर्ट टिफिन के द्वारा की गई। टिफिन ने जो है इसकी संपूर्ण व्याख्या की। मांग की आड़ी लोच के अंतर्गत एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का अन्य वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जबकि अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता। और अगर हम इसकी सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र क्या होता है इसका, एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे बाय वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 5 है, एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच होगी। विकल्प है, पहला समान होती है, दूसरा शून्य होती है, तीसरा अनंत होती है और चौथा अलग अलग होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अलग अलग होती है। अब इसको ग्राफ के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। अब ये अलग अलग कैसे होती है, जो यहाँ पर वस्तु की मात्रा लेते हैं और यहाँ पे वस्तु की कीमत। अब जो ये वाला बिंदु होता है, ये क्या होता है, ईडी बराबर शून्य। इससे जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ईडी एक, अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ईडी बराबर एक, और थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो ईडी बरा, और थोड़ा और ऊपर जाने पर ईडी बराबर अनंत। इस तरीके से अलग अलग स्तर पर मांग की जो कीमत लोच होती है वो कैसी होती है, भिन्न होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न रेखा चित्र में प्रदत्त बिंदु ए पर मांग की लोच क्या होगी। विकल्प है हमारे, ईडी बराबर एक, ईडी बराबर शून्य, एक बड़ा है ईडी से और ईडी बड़ा है एक से, इकाई लोच से। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर डी, ईडी बड़ा है एक से। मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच को मापने के लिए मार्शल ने ज्यामिति विधि का उपयोग किया था। किसने किया था, मार्शल ने। किस विधि का किया था, ज्यामिति विधि का, ज्यामिति विधि का किया था प्रतिपादन। अब यहाँ पर बिंदु पर लोच बराबर बिंदु के नीचे का भाग और बिंदु के ऊपर का भाग लिया जाता है।
प्रश्न नंबर 7 है, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या किसने दी है? विकल्प है, पहला पीगू, दूसरा मार्शल, तीसरा रॉबर्ट टिफिन और चौथा रॉबर्टसन। यहाँ पे विशेष रूप से हमें ध्यान देना है कि वैज्ञानिक व्याख्या के बारे में बोला गया है। अभी मैंने जस्ट जो आपको बताया था वो क्या थी, ज्यामिति विधि थी, जो कि मार्शल के द्वारा दी गई थी मांग की लोच की। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, रॉबर्ट टिफिन। मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट टिफिन द्वारा ने अपने मूल्य सिद्धांत में किया। किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसकी माप ही कैसी होती है, आड़ी लोच होती है। प्रश्न नंबर 8 है, घटिया वस्तुओं के लिए आय लोच किसके बराबर होती है? आपके विकल्प हैं, पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा अनंत और चौथा शून्य। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ऋणात्मक, नेगेटिव। इसको ज्ञात कैसे किया जाता है? मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे आय में आनुपातिक परिवर्तन। सामान्य आवश्यक वस्तुओं के लिए अगर हम इसको आइडेंटिफाई भी करते हैं तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई बटे एक्स एन बटे वाई। वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच इकाई से कम किंतु शून्य से अधिक होती है। विलासिता की वस्तुओं में मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है। अति आवश्यक वस्तुओं जैसे नमक में मांग की लोच कैसी होती है, शून्य होती है। और जो निम्न कोटि की यानी कि घटिया वस्तु होती हैं उनमें मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। और यहाँ पे हमें घटिया वस्तुओं के बारे में ही पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 है, किसी देश में औद्योगिक विकास के लिए परिवहन एवं दूरसंचार सुविधाओं की मांग के लिए मांग की लोच की प्रकृति क्या होगी? पहला लोचदार, दूसरा पूर्णतया लोचदार, तीसरा पूर्णतया बेलोचदार और चौथा है बेलोचदार। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। किसी देश में औद्योगिक विकास के लिए परिवहन एवं दूरसंचार की मांग की लोच जो है वो बेलोचदार होती है। प्रश्न नंबर 10 है, जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब यह मामला है, पहला पूर्णतः लोचशील मांग का, दूसरा पूर्णतः अलोचशील मांग का, तीसरा एकिक लोचशील मांग का और चौथा है अपेक्षाकृत लोचशील मांग का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर सी, एकिक लोचशील मांग का। जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब यह स्थिति एकिक लोचशील मांग को प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 11 है, स्थानापन्न के एक युग्म के लिए मांग प्रतिलोच होती है, पहला धनात्मक, दूसरा इकाई, तीसरा ऋणात्मक और चौथा अनंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, धनात्मक। यदि मांग की आड़ी लोच का मान धनात्मक हो तो दोनों वस्तुएं स्थानापन्न होंगी। प्रश्न नंबर 12 है, यदि सीमांत आय 20 इकाई हो
और कीमत 40 इकाई हो तो मांग की कीमत लोच का मान होगा पहला इकाई से अधिक, दूसरा इकाई के बराबर, तीसरा इकाई से कम और चौथा शून्य के बराबर। सबसे पहले हम इसको निकालने का तरीका देख लेते हैं कि कीमत लोच को ज्ञात कैसे किया जाता है। ई बराबर ए आर बटे ए आर माइनस एम आर। अब ये है क्या, एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमें यहाँ पे ई बराबर ए आर क्या दिया गया है, ए आर क्या दिया है हमें यहाँ पे 40। तो 40 माइनस क्या करना है हमें, सीमांत मार्जिनल रेवेन्यू माइनस 20। ठीक, तो हमारा कितना बचा 20। और जब हम इससे काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त ठीक, अब हमारे पास क्या बचा 40 बटे 20। और जब हम 40 को 20 से काटेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया हमारा, मांग की कीमत लोच का मान इकाई से कैसा हो गया, अधिक हो गया। तो इकाई से अधिक वाला हमें विकल्प नंबर ए में दिया है, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, और अच्छे से भी हम यहाँ इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। निकालने का क्या है, ई ए आर बटे ए आर माइनस एम आर। अब यहाँ पे हमारा ए आर क्या है 40। जब हम 40 में से एम आर को घटाते हैं तब हमारे पास बचता है 40 अपॉन, और जब इसको काटा जाता है तो क्या आता है हमारे पास आंसर 2। तो ये क्या हो गया, इकाई से अधिक हो गया। प्रश्न नंबर 13 है, एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच होगी पहला इकाई से कम होती है, दूसरा इकाई के बराबर होती है, तीसरा इकाई से अधिक होती है और चौथा अनंत होती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, इकाई से कम होती है। एंजल ने परिवार की आय तथा उपभोग पर होने वाले व्यय के बीच पाए जाने वाले संबंध के आधार पर नियम प्रतिपादित किया। उनके अनुसार आय की वृद्धि के साथ भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी होगी। मकान तथा कपड़े पर होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में वृद्धि होगी। प्रश्न नंबर 14 है, किस स्थिति में विक्रेता कर भार को पूरी तरह क्रेता पर विवर्तित कर सकता है। पहला, जब मांग पूर्णतः लोचदार हो, दूसरा जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो, तीसरा जब मांग अत्यधिक लोचदार हो और चौथा है जब मांग सापेक्षिक लोचदार हो। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर बी, जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो। जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तो ऐसी स्थिति में भी विक्रेता कर भार को पूरी तरह क्रेता पर विवर्तित कर सकता है। इसके विपरीत जब मांग पूर्णतः लोचदार हो तो कर का संपूर्ण भार विक्रेता के ऊपर पड़ेगा और मांग की लोच जितनी कम होती है कर भार क्रेता पर उतना ही अधिक होता है। अगला प्रश्न है, विलासिता की वस्तु की मांग की आय लोच होगी पहला सदैव धनात्मक, दूसरा सदैव ऋणात्मक, तीसरा शून्य और चौथा अनंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सदैव धनात्मक। विलासिता की वस्तु की
मांग की आय लोच सदैव धनात्मक होती है। इन वस्तुओं के संदर्भ में मांग में वृद्धि आय में वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है? पहला कार, दूसरा नमक, तीसरा चाय, चौथा मकान। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नमक। नमक की मांग की कीमत लोच सबसे कम है क्योंकि कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव इसकी मांग पर नहीं पड़ता और इसका उपभोग स्थिर रहता है। प्रश्न नंबर 17 है, एक मांग वक्र आयताकार अति परवलय तब होता है जब ई बड़ा हो 1 से, ई बराबर 1 सभी बिंदुओं पर, 1 बड़ा है ई से और ई बराबर 0। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ई बराबर 1 सभी बिंदुओं पर। एक मांग वक्र आयताकार अति परवलय तब होता है जब मांग की लोच सभी बिंदुओं पर इकाई के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ति की लोच को मापने की विधि नहीं है? विशेष रूप से ध्यान देना है कि कौन सी विधि नहीं है। पहला प्रतिशत विधि, दूसरा कुल व्यय विधि, तीसरा बिंदु विधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कुल व्यय विधि। पूर्ति की लोच अथवा पूर्ति की कीमत लोच से आशय किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी पूर्ति की प्रतिक्रियाशीलता की कोटि से है। अब जैसे अगर हम बात करें पूर्ति की लोच, पूर्ति की लोच अगर हम देखेंगे तो क्या होगी? पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। पूर्ति की लोच को प्रतिशत विधि तथा बिंदु विधि से भी मापा जाता है। उसके सूत्र को यहाँ हम अच्छे से एक बार लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच, इसका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं? पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये इसका सूत्र हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, यदि एक वस्तु की मांग बेलोच है, इसकी कीमत में वृद्धि से इस वस्तु के उपभोक्ताओं के कुल व्यय पर असर होगा। पहला वृद्धि होगी, दूसरा कमी होगी, तीसरा समान बना रहेगा और चौथा 0 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, वृद्धि होगी। यदि एक वस्तु की मांग बेलोच है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु में कीमत वृद्धि उपभोक्ता के उपभोग पर असर नहीं पड़ेगा। फलतः इस वस्तु की कीमत में वृद्धि से इस वस्तु के उपभोक्ताओं का कुल व्यय कैसा होगा? बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, जब एक वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में
आनुपातिक परिवर्तन से अधिक है तो यह स्थिति कहलाती है, पहला, मांग की लोच शून्य है, दूसरा, मांग की लोच इकाई है, तीसरा, पूर्णतया बेलोच मांग और चौथा, अत्यधिक लोचदार मांग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अत्यधिक लोचदार मांग। इसका ग्राफ बना लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, अत्यधिक लोचदार मांग किस तरीके से होती है। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, अत्यधिक लोचदार मांग। ये हो गया हमारा डी वक्र, ये हमारा P1 Q एंड Q1। अत्यधिक लोचदार मांग की स्थिति में वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन में कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच बराबर है, विकल्प है, पहला 1, दूसरा 1 से कम, तीसरा 1 से ज़्यादा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर ए, 1। इसको भी हम ग्राफ बना लेते हैं। आप सभी ग्राफ बना लें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ आती हैं। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा हमारा P0, यहाँ पे आएगा हमारा Q0, फिर आएगा हमारा P1, यहाँ पे Q1, P2 एंड Q2। अब हमारी ये क्या है, हमारा डिमांड कर्व, इसको हम नाम दे देते हैं A, B और C। जब किसी वस्तु की कीमत में किसी प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग की मात्रा में उसी प्रतिशत में परिवर्तन होता है तो मांग की मूल्य लोच इकाई के बराबर होती है। एक सरल रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मूल्य लोच इकाई के बराबर होती है। एक मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मूल्य इकाई के समान हो सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 है, यदि मांग वक्र की आकृति आयताकार अतिपरवलय हो तो मूल्य प्रत्यस्थता का मान होगा, पहला 1, दूसरा 1 से कम, तीसरा 0 और चौथा है 1 से अधिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 1। यदि मांग वक्र की आकृति, यहाँ पे भी हम अलग अलग उसमें समझ लेते हैं ग्राफ के माध्यम से। पहला देखते हैं हम इकाई लोच वाला। इकाई लोच कैसी होती है हमारी, इस तरीके से जो कर्व बनाया जाता है ये हमारा कैसा होता है, ईपी बराबर 1, क्योंकि ये क्या है, इकाई लोचदार है। अब जब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इकाई लोचदार, जब हमारा दूसरा वक्र बनता है पूर्णतः लोचदार का, तो हमारा वक्र इस तरीके से होता है।
EP बराबर अनंत। इसको क्या नाम देते हैं हम? पूर्णतः लोचदार। अब बात आती है हमारे तीसरे वक्र की। तो तीसरा वक्र हमारा कौन सा होता है? पूर्णतः बेलोचदार। EP बराबर 0। ये क्या होता है हमारा? पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मूल बिंदु से गुजरती हुई रैखिक आपूर्ति वक्र की कीमत लोच होगी। पहला इकाई, दूसरा 0, तीसरा इकाई से कम और चौथा अनंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, इकाई। इसको भी ग्राफ के माध्यम से हम देख लेते हैं। जो पहला ग्राफ बनेगा इसका, सप्लाई कर्व, क्योंकि यहाँ पे आपूर्ति वक्र पूछा गया है तो ये इस तरीके से बनता है। ES बराबर 1, क्योंकि मूल बिंदु से गुजरती हुई रैखिक आपूर्ति वक्र की कीमत इकाई लोच होती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, एक रेखीय मांग वक्र के लिए निम्नांकित में से कौन सा सही है? पहला, मांग की लोच सभी इकाइयों पर इकाई होती है। दूसरा, मांग की लोच सभी बिंदुओं पर स्थिर होती है। तीसरा, मांग वक्र पर नीचे की ओर जाने पर लोच बढ़ती है। और चौथा है, मांग वक्र पर नीचे की ओर जाने पर लोच घटती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी है हमारा, मांग वक्र पर नीचे की ओर जाने पर लोच घटती है। इसका भी ग्राफ बनता है। जितने भी आपके मांग और पूर्ति वक्र होते हैं इन सभी के ग्राफ होते हैं, तो आप उनके ग्राफ को बनाने का प्रयास ज़रूर करिएगा ताकि आप सवाल को अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे ये जो कर्व बनता है ये हमारा सबसे मेन बिंदु होता है, क्योंकि ये रेखा क्या है हमारी? DD है। ठीक, ये हमारा MRT XNY और ये हमारा O। अब ये क्या बता रहा है कि एक रेखीय मांग वक्र पर नीचे की ओर जाने पर लोच घटती है। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम मांग वक्र के किसी मूल बिंदु की लोच ज्ञात कर सकते हैं। रेखा चित्र में यहाँ पे जो R दर्शाया गया है ये क्या बता रहा है कि वक्र का ढाल कैसा है? RM/MT है। प्रश्न नंबर 25 है, विक्रेता कर का ज़्यादा भार वहन करेगा। विकल्प हैं, पहला, यदि वस्तु की मांग कम लोचनीय है। दूसरा, यदि वस्तु की मांग बेलोचदार है। तीसरा,
यदि वस्तु की मांग की लोच अधिक है, और चौथा है यदि वस्तु की आपूर्ति की लोच अधिक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यदि वस्तु की मांग की लोच अधिक है। किसी वस्तु पर लगाए गए कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच उस अनुपात में बढ़ जाता है जिस अनुपात में उस वस्तु की मांग की लोच एवं पूर्ति की लोच होती है। यदि अन्य बातें समान रहें तो करारोपित वस्तु के लिए मांग की लोच जितनी अधिक होगी, करापात या कर का भार उतना ही अधिक होगा। प्रश्न 26 है, प्रतिस्थापन की लोच है। विकल्प है पहला, महंगे आगतों के लिए सस्ते आगतों का प्रतिस्थानापन्न। दूसरा, जिस दर पर आगतें श्रम एवं पूंजी प्रतिस्थापित की जाती हैं। तीसरा, आगत कीमत अनुपात में परिवर्तन के प्रति आगत अनुपात की प्रतिक्रियाशीलता का माप। और चौथा है आगत कीमतों और सस्ते आगतों के प्रतिस्थापन की प्रतिक्रियाशीलता का माप। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, प्रतिस्थापन की लोच आगत कीमत अनुपात में परिवर्तन के प्रति आगत अनुपात की प्रतिक्रियाशीलता की माप है। दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन की मांग लोच यह बताती है कि दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात परिवर्तित होने पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के से कितना प्रतिशत किया जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, मांग वक्र जो क्षैतिज अक्ष के समानांतर है और मात्रा दर्शाती है कि कीमत लोच निम्नलिखित के बराबर होती है। पहला 0, दूसरा अनंत, तीसरा 1 से कम और चौथा 1। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, अनंत। इसको भी हम ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। वैसे अनंत का डायग्राम हमने अभी देख लिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्स वाई ओ, यहाँ पे है हमारी अनंत रेखा। ये यहाँ पे वस्तु की मात्रा को बताती है, Q1 और Q2। जब मांग का वक्र x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह दर्शाता है कि मांग की लोच अनंत है। प्रश्न नंबर 28 है, मांग की कीमत लोच मांग वक्र के लिए 1 के बराबर होती है, जो कि मांग वक्र पहला क्षैतिज रेखा है, दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा है, तीसरा आयताकार अतिपरवलय है और चौथा अधोमुखी गतिमान रेखा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अधोमुखी गतिमान रेखा है। इसको भी हम ग्राफ में देख लेते हैं। इसका भी ग्राफ बनाते हैं। एक्स वाई हमारे सेम रहेंगे, एक्स वाई एंड ओ। अब यहाँ पे फिर से हमारा वक्र बनता है जो इस तरीके से रहता है। ये हमारा फिर से डिमांड कर्व हो जाएगा। ये हमारा ए बी, ये हमारी प्राइस रेखा हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब किसी वस्तु की मांग में सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन के बराबर हो तो समलोच मांग या इकाई मांग की लोच अर्थात ईडी बराबर 1 होता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 में दिया है, नीचे दिए विकल्पों में से सही कूट का चयन करिए। कथन दिया है हमें, एक अधोमुखी रेखीय मांग वक्र पर कीमत की लोच एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलती रहती है।
कारण दिया है लोच मांग वक्र के ढलाव पर निर्भर नहीं करती। विकल्प दिए हैं, पहला ए और आर दोनों सही है, आर तथा आर एक ही सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि एक अधोगामी रेखीय मांग वक्र पर कीमत की लोच एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलती रहती है। कीमत की लोच मांग के ढलाव पर निर्भर नहीं करती। प्रश्न नंबर 30 है, यदि कीमत का कोई परिवर्तन कीमत के उठाव तथा गिरावट में हमें लोच के विभिन्न मूल्य देता है तो हम निम्नलिखित का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, बिंदु विधि। दूसरा, चाप विधि। तीसरा, सकल लागत विधि। और चौथा है व्यय विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बिंदु विधि। यदि कीमत का कोई परिवर्तन कीमत के उठाव तथा गिरावट में हमें लोच के विभिन्न मूल्य देता है तो हम बिंदु विधि का प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 31 है, यदि कीमत में वृद्धि के पश्चात वस्तु पर होने वाला व्यय बढ़ जाता है तो मांग की लोच होगी। पहला, इकाई से कम। दूसरा, इकाई के बराबर। तीसरा, इकाई से अधिक। और चौथा, अनंत। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, इकाई से कम। यदि किसी वस्तु की कीमत के घटने से कुल व्यय में कमी होती है तो मूल्य लोच इकाई से कम होगी। ऐसा इसलिए है कि कीमत के घटने से वस्तु पर किए गए कुल व्यय में कमी तभी होगी जब कीमत में प्रतिशत की कमी की तुलना में मांग मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कम होगी। प्रश्न नंबर 32 है, यदि ए और बी दो वस्तुओं की आड़ी मांग की लोच शून्य हो तो अधिकाधिक संभावना इस बात की है कि वे वस्तुएं हैं। पहली, एक जैसी। दूसरा, असंबंधित। तीसरा, पूरक। और चौथा, स्थानापन्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, असंबंधित। किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसकी मांग की आड़ी लोच, अगर हम सूत्र में बात करें, ए बी बराबर डेल क्यू ए पी बी बटे डेल पी बी अपॉन क्यू ए। यदि मांग की आड़ी लोच का मान शून्य है अर्थात ई ए बी बराबर शून्य तो ऐसी वस्तुएं ना तो पूरक होंगी और ना ही स्थानापन्न बल्कि आश्रित व स्वतंत्र, अनाश्रित व स्वतंत्र होंगी। प्रश्न नंबर 33 है, मूल्य परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक उपभोक्ता का कुल व्यय प्रभावित नहीं होता यदि मूल्य मांग की लोच हो। पहला, बेलोचदार। दूसरा, इकाई के बराबर लोचदार। तीसरा, अत्यधिक बेलोचदार। और चौथा, पूर्णतया बेलोचदार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर डी, पूर्णतः बेलोचदार।
मूल्य परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक उपभोक्ता का कुल व्यय प्रभावित नहीं होता यदि मूल्य मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार हो। और बेलोचदार का वक्र कैसा होता है, अभी भी हमने देखा था, इस तरीके से जो कर्व होता है वो किसका होता है, पूर्णतः बेलोचदार का। प्रश्न नंबर 34 है, समय अवधि जितनी दीर्घ होगी पूर्ति की लोच होगी पहला पूर्ण लोचदार, दूसरा बेलोचदार, तीसरा अधिक लोचदार और चौथा स्थिर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अधिक लोचदार। किसी वस्तु की पूर्ति किसी वस्तु की उस मात्रा को प्रदर्शित करती है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित समय कीमत पर बेचने को तैयार होता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु की पूर्ति बेलोच होती है जबकि टिकाऊ वस्तु की पूर्ति लोचदार होती है। पूर्ति की लोच पर समय का भी प्रभाव पड़ता है। उत्पादकों के पास समय जितना कम होता है पूर्ति की लोच उतनी ही अधिक बेलोच होती है। प्रश्न नंबर 35 है, जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य हो तब ऐसी वस्तुएं कही जाती हैं पहला स्वतंत्र वस्तुएं, दूसरा अभिलाषिता की वस्तुएं, तीसरा स्थानापन्न वस्तुएं और चौथा पूरक वस्तुएं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, स्वतंत्र वस्तुएं। किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, आड़ी लोच। प्रश्न नंबर 36 है, एंजल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच कैसी होती है, पहला इकाई से कम होती है, दूसरा इकाई के बराबर होती है, तीसरा इकाई से अधिक होती है और चौथा अनंत होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर ए, इकाई से कम होती है। जर्मन सांख्यिकी एंजल ने अलग अलग आय समूहों के पारिवारिक बजट का अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया कि भोजन पर होने वाले व्यय अनुपात में कमी आएगी। मकान व कपड़े के होने वाले व्यय का अनुपात स्थिर रहेगा तथा अन्य सभी वस्तुएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर होने वाले व्यय के अनुपात में क्या होगी, वृद्धि। ये एंजल का नियम कहता है। प्रश्न नंबर 37 है, मांग की आड़ी लोच होती है पहला सदैव धनात्मक, दूसरा सदैव ऋणात्मक, तीसरा स्थानापन्न वस्तुओं के प्रति ऋणात्मक और चौथा संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक। किसी संबंधित वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी दी हुई वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मांग की आड़ी लोच में। इस प्रकार यदि ए और बी दो वस्तुएं परस्पर स्थानापन्न हैं तो मांग की आड़ी लोच कैसी होगी, धनात्मक। लेकिन अगर ए और बी दोनों की पूरक हैं तो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और संयुक्त वाली वस्तुएं कैसी होती हैं, पूरक होती हैं, इसलिए क्या है, ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 38 है, एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि उसकी मांग की आय लोच पहला इकाई से कम है, दूसरा इकाई से अधिक है, तीसरा इकाई के बराबर है और चौथा शून्य से कम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, इकाई से अधिक है। एक वस्तु विलासिता की श्रेणी में आती है यदि उसकी मांग की आय लोच इकाई से अधिक है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं पर आय में वृद्धि का अधिक भाग खर्च किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं में आय की लोच इकाई से कम किंतु शून्य से
अधिक होती है तथा अति आवश्यक वस्तुओं में मांग की आय-लोच शून्य होती है। निम्न या घटिया वस्तुओं के संबंध में आय-लोच ऋणात्मक होती है क्योंकि ऐसी वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। प्रश्न नंबर 39 है, यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच व्याख्या धनात्मक है तो वे वस्तुएं हैं। पहला स्थानापन्न होती हैं, दूसरा पूरक होती हैं, तीसरा एक दूसरे संबंधित नहीं होती और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा स्थानापन्न होती हैं, क्योंकि यहाँ धनात्मक पूछा है। पिछले प्रश्न में ऋणात्मक था तो पूरक थी। यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो वे वस्तुएं स्थानापन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 40 है, निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच है। पहला धनात्मक होती है, दूसरा ऋणात्मक होती है, तीसरा शून्य होती है और चौथा अनंत होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर ए। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर बी, ऋणात्मक होती हैं। निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय-लोच ऋणात्मक होती है। सामान्य वस्तुओं की आय-लोच इकाई से कम होती है और विलासिता वस्तुओं की आय-लोच इकाई से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 41 है, पूर्ति की लोच का अभिप्राय निम्नलिखित कारण से पूर्ति में परिवर्तन से होता है। पहला वस्तु की कीमत, दूसरा उपभोक्ता की रुचि, तीसरा पूर्ति की शर्तें और चौथा वस्तु की मांग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत लोच परिमाणात्मक माप प्रस्तुत करती है। पूर्ति की लोच का अभिप्राय वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति से होता है, पूर्ति में परिवर्तन से होता है, क्योंकि जब इसको ज्ञात किया जाता है तो पूर्ति की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है। पूर्ति की लोच का समय पर प्रभाव पड़ता है। उत्पादकों के पास समय जितना कम होता है पूर्ति की लोच उतनी ही अधिक बेलोच होती है और समय जितना अधिक होता है पूर्ति की लोच उतनी ही अधिक होती है। प्रश्न नंबर 42 है, मांग की ऋणात्मक आय लोच का अर्थ होता है कि जब आय में गिरावट आती है तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा पहला बढ़ जाती है, दूसरा कम हो जाती है, तीसरा अपरिवर्तित रहती है और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बढ़ जाती है। मांग की ऋणात्मक आय-लोच का अर्थ होता है कि जब मांग में गिरावट आती है तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा बढ़ जाती है। मांग की आय-लोच से आशय किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन की माप से है। यदि वस्तु का मूल्य अपरिवर्तित है तो EY बराबर डेल Q अपॉन डेल Y अपॉन Q, इस तरीके से ये ज्ञात किया जाता है। सामान्यतः किसी वस्तु की मांग की आय-लोच धनात्मक होती है। प्रश्न नंबर 43 है, रैखिक मांग फलन पर मांग की लोच है। पहला बढ़ती है जैसे जैसे बिंदु से नीचे की ओर अग्रसर होता है, दूसरा घटती है जैसे जैसे बिंदु नीचे की ओर अग्रसर होता है, तीसरा है y अक्ष पर स्थित बिंदु के न्यूनतम होती है और चौथा उपरोक्त सभी पर समान होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर बी, घटती है जैसे जैसे बिंदु नीचे की ओर अग्रसर होता है। रैखिक मांग फलन जैसे जैसे
बिंदु नीचे की ओर अग्रसर होता है, मांग की लोच कैसी होती है? घटती जाती है। प्रश्न नंबर 44 है, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच होती है। पहला अत्यधिक, दूसरा बहुत कम, तीसरा अधिक और चौथा अनंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, अनंत। यदि दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हैं तो मांग की प्रतिलोच कैसी होती है? अनंत। प्रश्न नंबर 45 है, यदि किसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम है तो उसकी कीमत घटने का परिणाम होगा कि उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा में अनुपात से पहला कम परिवर्तन होगा, दूसरा ज़्यादा परिवर्तन होगा, तीसरा समान परिवर्तन होगा और चौथा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कम परिवर्तन होगा। यदि किसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम है तो उसकी कीमत घटने पर परिणाम होगा कि उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा में अनुपात से कम परिवर्तन होगा। प्रश्न नंबर 46 है, किस वस्तु के संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है? पहला मांग में वृद्धि, दूसरा मांग में कमी, तीसरा मांग संकुचन और चौथा है मांग विस्तार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, मांग में वृद्धि। वस्तु के मांग में वृद्धि के संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है। प्रश्न नंबर 47 है, यदि स्कूटर की कीमत में 10% की कमी आती है तथा उसकी मांग में 30% की वृद्धि होती है तो मांग की लोच होगी। पहला बेलोचदार, दूसरा लोचदार, तीसरा पूर्णतः बेलोचदार और चौथा पूर्णतया लोचदार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, लोचदार। यदि स्कूटर की कीमत में कमी आती है तो उसकी मांग 30% बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन से अधिक हो तो उस वस्तु की मांग कैसी होती है? लोचदार होती है। प्रश्न नंबर 48 है, MR शून्य है यदि मांग की लोच होगी। पहला इकाई से अधिक, दूसरा इकाई के बराबर, तीसरा इकाई से कम और चौथा शून्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, इकाई के बराबर। यदि मांग की लोच इकाई के बराबर होती है तो MR शून्य होता है। MR का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। प्रश्न नंबर 49 है, मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी। पहला मार्शल ने, दूसरा हिक्स ने, तीसरा सुल्ज ने और चौथा डाल्टन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, हिक्स ने। मांग की प्रतिलोच के अनुसार वस्तुओं का स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं में वर्गीकरण वस्तु की मांग की अन्य वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कुल कीमत प्रभाव पर आधारित है। प्रश्न नंबर 50 है, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में पहला वृद्धि होगी, दूसरा कमी होगी, तीसरा उतनी ही रहेगी और चौथा कुछ नहीं कहा जा सकता। अन्य और जानकारी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर बी, कमी होगी। जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो अर्थात किसी वस्तु की मांग में होने वाला सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन से अधिक हो तो उस वस्तु की मांग अधिक लोचदार कही जाएगी। जैसे जैसे वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि के कारण वस्तु की मांग में क्या होगा? 30% कमी आ जाएगी। प्रश्न नंबर 51 है, आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला मिल, दूसरा मार्शल, तीसरा विक्सेल और चौथा विक्सटीड।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मार्शल। अर्थशास्त्र में विभिन्न समस्याओं के समाधान के संदर्भ में मांग की लोच का महत्वपूर्ण स्थान है। इस धारणा का सर्वप्रथम विकास मार्शल ने किया। उनके अनुसार मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन कितना होगा, किस अनुपात में होगा, यह विभिन्न मूल्यों पर मांग के बदलने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह क्षमता ही मांग की मूल्य लोच होगी। प्रश्न नंबर 52 है, निकट से स्थानापन्नों की प्रतिलोच पहला इकाई से कम होती है, दूसरा शून्य होती है, तीसरा इकाई से अधिक होती है और चौथा अनंत होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर ए, इकाई से कम होती है। दो स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की प्रतिलोच धनात्मक होती है, इसके विपरीत ऋणात्मक होती है। प्रश्न नंबर 53 है, दो वस्तुओं के मध्य त्रियक या आड़ी मांग लोच के संबंध में निम्न कथनों में कौन सही है। पहला, जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो मांग की आड़ी लोच कैसी हो, शून्य हो। दूसरा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र हैं तो मांग की आड़ी लोच अनंत है। तीसरा, जब दो वस्तुएं पूरक हैं तो मांग की आड़ी लोच धनात्मक है। और चौथा, जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर डी, जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती हैं तो मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर सी, 3। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन मांग की लोच कहलाता है। मांग की लोच की अवधारणा किसने दी है, हिक्स ने दी है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला, मांग की कीमत लोच, कीमत लोच। दूसरा, मांग की आय लोच, मांग की आय लोच। और तीसरा है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच, ये 3 प्रकार की मांग की लोच होती है। प्रश्न नंबर 55 है, मांग की लोच दर्शाता है। पहला, मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को। दूसरा, मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को। तीसरा, कीमत में परिवर्तन को। और चौथा, आय में परिवर्तन को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर बी, मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को। मांग की लोच एक प्रकार का विशिष्ट संबंध है जो वस्तु की मांग तथा वस्तु के बीच मूल्य के बीच परिवर्तन का अनुपात या दर प्रदर्शित करता है। इस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाली सापेक्षिक अनुक्रिया की माप ही मांग की लोच है।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी इकोनॉमिक्स से संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। हैव अ गुड डे।